अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आज हम एक ऐसी शख्सियत को पेश कर रहे हैं जिसने 40 साल से ज़्यादा बरसों तक आपके दिलों पर राज किया है। एक फिल्म स्टार के तौर पर, एक डांसर के तौर पर, एक डायरेक्टर के तौर पर और अब एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पर। वो पर्सनैलिटी जिसमें इतने सारे गुण हों, जाहिर है उस पर इल्ज़ामात भी बहुत सारे हैं, उनको लेकर विवाद भी बहुत सारे हैं। तो पेश है आज का मुकदमा आपकी अदालत में। इससे पहले कि इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू हो, आज की जज सोनल मानसिंह की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। इजाजत है, शुरू कीजिए। और इससे पहले कि मुकदमा चले, हिमा जी हम आपसे इल्जामात और सवालात पर सफाई मांगे। एक नजर डालते हैं हेमा मालिनी के फिल्म करियर पर। मुकदमा शुरू होता है आपकी अदालत में। पहला इल्जाम फिल्म स्टार हेमा मालिनी पर। आपकी अदालत में सुपरस्टार हेमा मालिनी पर इल्जाम है कि ये बहुत जल्दी खफा हो जाती हैं। हेमा जी, ये सही है कि अगर छोटी छोटी बात पर आपको गुस्सा जरा जल्दी से आ जाता है, अगर परफेक्शन ना हो तो? परफेक्शन नहीं हो तो गुस्सा सभी को आना भी चाहिए। जो अगर गुस्सा आता है वो सही बात है ना। लेकिन जो आपका भोला भला सीधा साधा चेहरा है, इसको देखकर को कभी नहीं लगता कि गुस्सा आएगा आपको? आप घर में आकर देखिए, मालूम पड़ेगा। You must know from my servants what they go through. सिर्फ सर्वेंट्स को? Because I'm a perfectionist, ना, so I drill them out. They have to be perfect in everything, whatever they keep things. तो ये डांट धर्म जी को भी पड़ती है? सारे परिवार वालों को, बच्चों को, सबको। अगर बच्चे ठीक से अपनी डाइट ना करें तो आपसे बहुत डांट पड़ती है? बच्चों से जरा प्यार से बोलना पड़ेगा, इतना स्ट्रिक्ट नहीं। बच्चे हैं। लेकिन बचपन में आपको भी डांट पड़ती थी जैसे अब आप डांटती हैं दूसरों को? डांट बहुत पड़ती थी। मेरी माँ बहुत स्ट्रिक्ट थी मेरे साथ। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू हर, बिकॉज ऑफ दैट ओनली आई एम व्हाट एवर आई एम टुडे। जब आप 5 साल की थी तब आपके पाँव में घुंघरू बांध दिए गए थे? मेरी माँ जो है चाह रही थी कि मैं एक डांसर बनूं, तो उसके लिए जो रास्ता दिखाना है सब बराबर दिखाया उन्होंने। लेकिन 5 साल के बच्चे एकदम से टोटली डेडिकेटेड डांसर तो नहीं बन सकती है। उसको बहुत ही अलग दूसरे जैसे खेलने के लिए बाकी सहेलियों के साथ ये सब इच्छा तो होगी, तो वैसे थी मैं। लेकिन थोड़े दिन देर होने के बाद आफ्टर many years I started taking interest in dance. और ये भी सही है कि पहली फिल्म आपको जो मिली, डायरेक्टर साहब श्रीधर ने आपको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि ये इसकी तो शक्ल ऐसी नहीं है कि ये स्टार बन सके। नहीं, शक्ल की बात नहीं की उन्होंने। I was very thin. They wanted a very plump heroine, so I was not. And I was just 14-year-old, so you can't expect a very fat figure of a 14-year-old girl. तो तब बहुत गुस्सा आया था आपको उनकी बात ये सुनकर? नहीं, गुस्सा नहीं। It is if you are failure in something, that is a stepping stone for success. So मैं चाहती हूँ कि मैं सबसे यही कहती हूँ, अगर फेलियर से कोई घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि इट विल मेक यू नो मोर कॉन्फिडेंस टू डू बेटर थिंग्स। आप एक ऐसा उदाहरण है जिसको पहली बार किसी ने फेल किया तो आपने साबित करके दिखाया सक्सेस क्या होती है। मैं फिल्म में जब आई थी तो मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि मेरी माँ को इंटरेस्ट था कि डांसर तो बन गई थी तब तक, और वो चाह रही थी कि मैं फिल्मों में भी काम करूँ। लेकिन उस वक्त फिल्म का कोई सिखाने का कुछ कॉलेज वगैरह कुछ भी नहीं था, तो अपने आप में मुझे करना पड़ा था। तो मुझे ज़रा सा डर था। देन आई पुट इन माई फुल 100% इनटू इट, बिकॉज जो डायरेक्टर जो थे उनको नहीं पसंद आया। तो मुझे ये साबित करना था कि मैं कर सकती हूँ।
आपने करके दिखाया, लेकिन ये बात सही है कि पहले जब जब आप फिल्म सेट पर जाती थी तो आपकी मदर ज़रूर साथ में रहती थी, आप पर पूरी नज़र रखती थी वो? हाँ, माँ साथ में रहती थी, ये बहुत अच्छी बात है। क्यों और मैं चाहती हूँ सबके साथ ऐसे ही हो, क्योंकि माँ का साथ में रहना इतना ज़रूरी था। बिकॉज आई वॉज वेरी यंग एंड वेरी इनोसेंट, आई वॉज नॉट नोइंग एनीथिंग मच, सो शी वॉज ऑलवेज विथ मी and guided me so beautifully. So I'm very thankful to her for being with me. Sometimes she used to be much more than what she should be. ये बात सही है कि कभी तो आपको वो सब मैं नहीं करती हूँ अपने बच्चों के साथ। जब डायरेक्टर कोई आपको इंटीमेट सीन्स करने के लिए कहते थे, किसी हीरो का हाथ पकड़ने के लिए कहते थे, तो माँ की आंखों में आपको गुस्सा दिखाई देता था? नहीं, माँ गुस्सा नहीं करती। हमारे परिवार के कोई भी सदस्य इस किस्म के सीन करने के समय सामने बैठे हों कैमरा के सामने, तो आर्टिस्ट को तो बहुत ही ऑकवर्ड लगता है। ये माँ हो या भाई हो या कोई भी हमारे घर के सदस्य, इट इज़ वेरी ऑकवर्ड सिचुएशन टू डू ए रोमांटिक सीन विद अ मैन इन फ्रंट ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स। जब ईशा कोई ऐसा रोल करती है, आप वहाँ मौजूद हो, वो धूम मचा दे, धूम गाए, तो उसको परेशानी तो होगी? बहुत परेशानी होगी। मैं जाती नहीं हूँ, मुझे मालूम है, क्योंकि मैं जैसे जैसे गुजरी हूँ मुझे मालूम है क्या क्या अवॉइड करना चाहिए एज अ मदर। ये भी सही है कि एक वक्त में आपकी मदर से बहुत लड़ाई हो गई थी, आपने कहा था कि अगर इतनी रोक टोक लगानी है तो मैं फिल्में नहीं करती, मैं घर जाके बैठती हूँ। नहीं, ऐसा सिचुएशन नहीं था। आई मीन मैं क्या बोलूँ, शी वॉज एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ मी, तो शी वॉज गाइडिंग मी सो मच कि इट यूज्ड टू बी लिटिल मोर देन व्हाट इज नेसेसरी। तो गुस्सा आ गया जैसा आपको? गुस्सा नहीं आया, गुस्सा नहीं, कि मैंने कहा कि फिर बिकॉज क्या होता था, वहाँ पे डायरेक्टर से भी बात सुननी पड़ती थी, और आई हैव टू बैलेंस बोथ my mother and the director. So it became little difficult situation sometimes. आप कैसे करती हैं अपनी दोनों बेटियों के साथ में, आप कैसे बैलेंस करती हैं? बहुत अच्छी तरह कर रही हूँ। उनको पूरी आज़ादी है? आज़ादी देनी चाहिए एक हद तक, और उनको भी मालूम है कहाँ तक आज़ादी है। They are free to do what they want to do, but at the same time they inform me everything what is happening. जो आपकी इमेज रही है पूरी इंडस्ट्री में, बहुत कम लोगों की ऐसी रही है, 40 साल तक 130 से ज़्यादा फिल्में करें, उसके बाद कोई आप पर कभी कोई उंगली ना उठा सके, कभी आपके बारे में ये ना कहा जा सके कि हेमा मालिनी ने कुछ एक्सपोज किया, कुछ ऐसी चीज़ें की जिसको लोग पसंद ना करें। ये आज की जनरेशन पर आप उतना ही लागू करेंगी? टाइम चेंज हो गया है, समय समय की बात है। आज हम उस किस्म से हम ड्रेसअप करेंगे तो आज की जनरेशन जो बैठे हैं यंगस्टर्स, मे बी दे विल नॉट लाइक इट। सो वी हैव टू हैव द ट्रेडिशन, एट द सेम टाइम विद द मॉडर्न वर्ल्ड वी हैव टू गो अहेड इन लाइफ। दैट डजंट मीन, मैं ये नहीं कहती हूँ कि इसके लिए अंग प्रदर्शन करना है। आजकल के जितने भी हीरोइंस हैं बहुत अच्छी तरह से अपने आप को मेंटेन भी किया है। सो उनके साथ जो ड्रेसेस वो पहनते हैं अच्छी भी लगती हैं, बहुत सुंदर लगती हैं। सो इट शुड नॉट लुक वल्गर, इफ इट इज़ लुकिंग नाइस ऑन देम, सो व्हाई नॉट। बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि जब हेमा मालिनी आए उनसे आप ये ज़रूर पूछिएगा कि जब उनकी बेटी स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर धूम में उतरती है तो उन्हें कैसा लगा? वो जब पिक्चर बनी थी तब डायरेक्टर ने कहा था कि इस किस्म का एक सीन है, एंड आई फेल्ट कि Aisha was looking very beautiful in that, whatever she was wearing. And I said it's okay, and just for a few minutes, and she herself doesn't want to do it anymore. लेकिन आपने उनको उसी तरह ट्रेन किया जिस तरह के डिसिप्लिन में आप थी, जिस तरह के डांसिंग डिसिप्लिन में आप थी? हाँ, कुछ हद तक, not like my mother, but to some extent I control them, but I give the freedom. See, I'm trying to balance all the things what with my mother, what I went through, and then I want to go through with my children. मैंने सुना कि जब ईशा ने ज़्यादा खाना शुरू कर दिया था, वज़न बढ़ गया था, तो आपने बहुत डांट लगाई थी उसे? नहीं, वो खुद ही वज़न कम किया, मैंने कुछ नहीं कहा। माँ हर वक्त हमेशा चाहती है कि अपने बच्चे
अच्छे मोटे प्लम्प हो. Like my Aisha, when she was a small baby, she was a very, very nice and a fat baby. She was very sweet. But that time माँ को तो अच्छा ही लगता है. बट बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनको मालूम है कि कैसा देखभाल करना है. एशा का पूरा अपनी तरफ से उसने अपने आप को जो भी फिगर मेंटेन किया है. मैं बहुत बार तो मुझे उससे सीखना पड़ता है कि थोड़ा सा यहाँ से मोटे हो गए हैं, यहाँ से थोड़ा सा ये दिखता है, मैं क्या करूँ. सो शी विल टेल मी डू दिस एक्सरसाइज, यू विल बी बेटर. मैंने पुणे का एक अखबार में पढ़ा, ये अखबार की कॉपी मेरे पास में है. उन्होंने कहा कि फिल्म 10 के प्रीमियर के मौके पर पुणे के ई स्क्वायर मल्टीप्लेक्स में भीड़ में एक लड़के ने ईशा का हाथ पकड़ने की कोशिश की थी, तो उसने ऐसा घूसा मारा, उसको कभी नहीं भूलेगा वो. ये तो मैं कहूँगी हर लड़की को ये करना चाहिए. अगर कोई छेड़छाड़ करे क्या चुप छोड़ दें क्या? तो ये जो किया वो बराबर सही बात है. तो उसकी हिम्मत को दाद देनी चाहिए जो किया एक लड़की होकर, ताकि कोई और आगे ऐसा हिम्मत नहीं करे. आपने भी कभी किसी को मारा है? देखिए, ऐशा ने मारा तो पब्लिसिटी हो गया, क्योंकि आजकल जो मीडिया है बहुत ही ज़्यादा हर चीज़ को बढ़ा देते हैं. उस वक्त इतना नहीं था. वैसे मैंने भी बहुत बार मारा है. उस वक्त मैं काफ़ी अच्छा सा बैंगल्स पहनती थी गोल्ड का, तो उससे एक लगा दिया तो बस. सिर्फ पब्लिक में जो शरारती है उनको मारा, या कभी किसी हीरो की भी पिटाई की आपने? मैं वो फिल्मों में की है बस. हमने सुना है कि बहुत सारे हीरो आपको अलग अलग वक्त पर प्रपोज करते थे. कभी संजीव कुमार का नाम आता था, कभी जितेंद्र का नाम आता था. ये सब बहुत पुरानी बात है. आई थिंक अभी आपको आगे बढ़ना चाहिए. तो आज के ज़माने में किस हीरो का नाम लूँ मैं? मे बी आपको शायद आप जानते होंगे मेरे से ज़्यादा. पब्लिक जनता से पूछते हैं, अगर जनता कुछ पूछना चाहते हैं, जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं. यहाँ आप थर्ड रो में. हेमा जी, 40 साल के फिल्म कैरियर में राजपुर से लेके अमिताभ बच्चन तक लगभग सभी फिल्म एक्टर के साथ आपने काम किया है. जी हाँ. इस कैरियर में सबसे ज़्यादा एक्टर प्रोफेशनली एक्टिंग वाइज किसने आपको इम्प्रेस किया है? धर्मेंद्र जी को छोड़ के. आई विल राइट फ्रॉम द बिगनिंग से मैं यही अमिताभ बच्चन जी का ही नाम लूँगी. बहुत ही प्रोफेशनल और टोटल डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, और उनसे काफ़ी सीखने को भी मिलता है. शायद इसीलिए बाबुल में जब आपका रोल छोटा कर दिया गया तो काफ़ी गुस्सा है आपको? नहीं, मुझे गुस्सा नहीं, क्योंकि बागबान जैसी फिल्म में इतना फुल फ्लेज रोल करने के बाद बाबुल में मुझे मेरा रोल थोड़ा सा छोटा सा लगा. ऐसा लगा था कि मैं उस परिवार की सदस्य नहीं हूँ. ऐसा एक फीलिंग हुआ था. ये मैंने एक्सप्रेस किया और कुछ नहीं. ये जो अखबार में छपा था मेरे पास में है कि बाबुल को लेकर खफा हैं हेमा मालिनी, और बाबुल से काफ़ी मायूस हो गई हेमा मालिनी, और अमिताभ बच्चन और रानी मुखर्जी की भूमिकाओं पर ज़्यादा केंद्रित किया और आपको थोड़ा साइडलाइन कर दिया फिल्म में. वो फिल्म है बाबुल, तो नेचुरली उनका ही होगा. लेकिन जो भी मैंने एक्सप्रेस किया है उसको बहुत ज़्यादा आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो अप कर दिया गया है एज एन आर्टिस्ट आफ्टर वर्किंग इन बागबान. क्योंकि सभी लोगों ने मुझे पूछा कि इतना अच्छा सा आपने जो बागबान में किया, अभी इसमें इतना छोटा सा रोल क्यों किया? इसका जवाब मुझे देना पड़ेगा ना. इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नाराज़ हो गई हूँ. और मैं चाहती हूँ कि इस वक्त अगर मैं कोई भी फिल्म करूँ तो वो फुल फ्लेज रोल ही हो. ऐसे माँ का रोल करने में कोई ज़रूरत नहीं है इस वक्त. आप कह रहे हैं आज भी जो आप रोल करें वो हीरोइन का रोल कर सकती हैं? हाँ जी, हीरोइन ऑफ माय एज, जो मैं इस उम्र की हूँ. हम 50 प्लस के साथ भी बहुत सारी हादसाएँ, बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टोरीज़ भी हो सकते हैं. ये मैं कहना चाहती हूँ. क्योंकि बट हमारे फिल्म इंडस्ट्री में अगर रोमांटिक फिल्म बनाना है तो सिर्फ टीनेजर्स एंड यंगस्टर्स को लेके बनाते हैं. एंड इट इज़ पॉसिबल दोज काइंड ऑफ थिंग्स और मेनी अदर सो मेनी बहुत सारे
सिचुएशंस हमारे साथ भी होती हैं, उसको लेकर भी बना सकते हैं। जैसे अमित जी ने निशब्द में रोल किया है, एक बूढ़े आदमी का 17 साल की लड़की से प्यार, अगर ऐसा रिवर्सल बनाए तो आप तैयार होंगी ऐसे रोल? मैं ज़रूर करूँगी। I will definitely do it, but it will be fully, totally conviction के साथ करेंगे। हिमा जी, मेरे पास जो इल्ज़ाम है उनकी फहरिस्त बहुत लंबी है। ओह हम एक ब्रेक रुकेंगे और ब्रेक के बाद हेमा मालिनी पर जनता के मुकदमे का एक और दौर। आपकी अदालत में आज हम जनता की तरफ से सवाल पूछ रहे हैं, सफाई मांग रहे हैं फिल्म स्टार हेमा मालिनी से। आपकी अदालत में अगला इल्जाम हेमा मालिनी पर। आपकी अदालत में सुपरस्टार हेमा मालिनी पर इल्जाम है कि इनके अंदर एरोगेंस छिपी हुई है। हेमा जी, ये जो इतना सुंदर, भोला भाला, सीधा साधा चेहरा दिखता है, जिसके बारे में लोग सोचते हैं ये सीधी सादी एक साउथ इंडियन है, किसी को कुछ कहेगी नहीं, फिल्म इंडस्ट्री के लोग कहते हैं कि अंदर से काफ़ी एरोगेंट हैं। इसके लिए क्या करूं? वो सीता नहीं है, ऊपर से सीता दिखती है, अंदर से गीता है। समटाइम्स ऐसा इमेज काम भी आता है। जिस समय आपकी फिल्में हिट हुई थी, जॉनी मेनाराम हिट हुई, सीता गीता हिट हुई, उसके बाद आपका जो लिविंग रूम है उसमें प्रोड्यूसर्स की लाइन लगी रहती थी और भरे रहते थे, 100 प्रोड्यूसर्स वहाँ खड़े रहते थे आपसे डेट लेने के लिए। लेकिन मैंने सुना कि आप तैयार होकर उतरती थी और सीधा जाके गाड़ी में बैठ जाती थी, किसी को किसी तरफ देखती भी नहीं थी। मैं इसलिए नहीं देख रही थी कि दूसरा प्रोड्यूसर वहाँ वेट कर रहा है। वो मुझे डांट रहे हैं कि अभी तक पहुंचे नहीं, इसके लिए जाना पड़ेगा ना। लेकिन इंप्रेशन तो इंडस्ट्री में ये था कि जब जब बड़े स्टार किसी मुसीबत में पड़े तो फिर आपने आगे बढ़कर के इनकी मदद की। ऐसी भी कहानी हमने सुनी है। जब देव साहब की फिल्में जीनत अमान के साथ नहीं चल रही थी, तब आपने ऑफर किया, आपने उनकी मदद की, उनके साथ रोल किया। जो फिल्म ऑफर आती थी, अगर वो हीरो उनका कैरियर सक्सेसफुल है या नहीं है, मैं उसको नहीं देखती थी, क्योंकि मैंने साइन किया है, मैं करती थी पिक्चर, और वो पिक्चर हिट हो जाती थी, वो अलग बात है। ये नहीं है कि उनका कैरियर डाउन हो रहा है, इसके लिए मुझे हेल्प करना चाहिए। आई एम नॉट अ गॉड और एनीथिंग, इट जस्ट हैपेंस, हूएवर इट वाज, आई वाज वर्किंग विद एवरीबॉडी। जिसका करियर डाउन हो रहा था, अभी इस वक्त अगर एनालाइज करेंगे तो ऐसा दिखता होगा, बट इट इज़ नॉट फैक्ट। और आज वापस अगर अमिताभ बच्चन बागमा से सुपर हिट हुए तो उसका भी बहुत बड़ा क्रेडिट आपको मिलता है। ऐसा? आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। देखिए, बागबान पिक्चर में बहुत सालों के बाद हम दोनों को साथ में देखने को मिला और अच्छा लगा लोगों को। तो एंड स्टोरी जो है, जब तक स्टोरी कहानी अच्छी नहीं होगी, फिल्म हिट हो ही नहीं सकती है। और कहानी बहुत ही बढ़िया थी। आज की जो समस्याएं हैं, जो बच्चे लोग माँ बाप के साथ बर्ताव कर रहे हैं, ख़ास तौर पर फॉरेन कंट्रीज़ में, तो उस बात को लेकर कहानी थी। और उसमें जो हम दोनों का, अमित जी और मेरा जो साथ में जो अपेयर हुए और काम किया, वो लोगों को बहुत ही पसंद आया। इट वाज समथिंग न्यू एंड फ्रेश फॉर द पीपल टू सी। ये वो फिल्म थी जो हर माँ बाप ने अपने बच्चों को मार मार के दिखाई, मार मार के, और साथ में बागबान सीडी लेकर जाते हैं, सब लोग अपने साथ में रखते हैं एज ए बिग पोजीशन और समथिंग। और कभी बच्चा गड़बड़ करे तो बताएं कि देखो ये हाल होगा तुम्हारा। But it's nice, na? I'm very happy that I worked in this film, and then people loved me so much, and it's a nice message, very beautiful message went through. एक राज की बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बहुत कम लोगों को ये मालूम है कि जिस स्टार की आजकल अमिताभ बच्चन से सबसे ज़्यादा कंपैरिजन होता है, तुलना की जाती है, शाहरुख खान, उनको फिल्म इंडस्ट्री में पहला चांस आपने दिया था? जी हाँ, दिल आशना मैं बनाने लगी थी तो मुझे एक हीरो चाहिए था। उस वक्त टेलीविज़न में उनकी एक सीरियल एक आती थी, फौजी। तो आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड, ही वॉज सो स्वीट, सो नाइस। आई सेड वेरी यंग एंड सो नाइस, गुड लुकिंग बॉय। आई सेड ये मुझे चाहिए हमारे पिक्चर में करने के लिए। और हमने फ़ोन किया था और वो बॉम्बे आए थे। आप और आधी बात भूल रही हूँ, आपको बताता हूँ। आपने फ़ोन किया, शाहरुख खान को जब कहा कि हेमा मालिनी बात करना चाहती हूँ, उन्हें यकीन नहीं हुआ। हाँ जी। उन्होंने कहा कि मेरी फिरकी क्यों ले रहे हो?
फिर हमने वापस मेरा नंबर दिया और मैंने कहा कि आप वापस फ़ोन कीजिए. और फिर जब आए He came and then I narrated the story to him. He liked it. And धर्म जी को भी बताया कि see I'm going to take him as the hero. So he said he's very nice. You आपने must फिर take. पूरी बात नहीं बताई हेमा जी. मेरे से ज़्यादा आप ही को मालूम है. ऐसा लगता है कि समय के साथ मैं भूलती जा रही हूँ. मैं आपको याद दिलाता हूँ, शाहरुख खान के बाल इतने ज्यादा थे वो पूरे फेस पर आ रहे थे. ये बात सही है? बिल्कुल सही है. और मैंने मेरे मेकअप मैन को बोला इसके बाल को थोड़ा पीछे करो, तो पूरा जेल लगा के दे पुल इट बैक. So he looked so totally different. He has got two different face, you know. Totally one is in front and he can look like a Mawali. The other one, when he puts it back, he looks so totally sophisticated. So I wanted that sophisticated look in him. And then we did the Muhurat and we started the film. डायरेक्टर के तौर पर शाहरुख खान ने आपको परेशान किया या वाकई में अच्छे एक्टर थे? बिल्कुल परेशान किसी ने भी नहीं किया. बहुत ही अच्छे थे. इनफैक्ट मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, ईशा और आहना. रात होती उनको क्योंकि नेक्स्ट डे स्कूल जाना है तो होमवर्क करना है तो मुझे बुलाते थे. तो आई यूज टू गो बैक होम. सो ही विल से यू गो बैक, आई विल हैंडल दिस पर्टिकुलर शॉट जो भी लेना है. तो एक आध शॉट तो उन्होंने खुद भी लिया है. आज अगर शाहरुख खान इतने बड़े स्टार हैं तो उसका क्रेडिट आपको जाना चाहिए? मुझे कोई क्रेडिट नहीं चाहिए क्योंकि ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड बॉय एंड आई जस्ट फेल्ट ही वाज सो गुड. तो जो मैंने सोचा वो सही निकला. तो ही हैज़ टू बी अ बिग स्टार, सो ही हैज़ बिकम. सो आई एम सो हैप्पी टू बी जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ हिज सक्सेस. आपकी सिर्फ एक क्वेश्चन ये है कि आपकी जो ड्रीम गर्ल वाली इमेज है उसको मेंटेन करने का क्या सीक्रेट है? ऐसा लगता है कि मैं मेंटेन कर रही हूँ. डेफिनेटली. थैंक यू सो मच. आई मस्ट थैंक गॉड फॉर दैट. और जो मैं डांस करती हूँ, कंटिन्यू करती हूँ. अगर डांस कर रही हूँ तो स्टेज पर मुझे आना पड़ता है. तो स्टेज में आने के लिए मुझे एक पर्टिकुलर फिगर मेंटेन करना पड़ेगा. उसके लिए जितना मुझे एक्सरसाइज करना है या योगा करना है मैं वो सब करती हूँ. और खाने पीने में बहुत अपने आप को ठीक ठाक, ऐसा नहीं कि जो भी मिला खा लिया. दैट्स इट. एंड मेनली इट इज़ द ब्लेसिंग एंड द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड. हेमा जी, जो करोड़ों लड़कियां इस शो को देख रही हैं वो आज आपके इस जवाब से संतुष्ट नहीं होंगी. वो ये जानना चाहती हैं कि आपकी जितनी उम्र में आपकी जैसी वो दिखना चाहें तो क्या करें? सब डांस करें. जिसने भी बागबान में आपको देखा उसने कहा कि आज के ज़माने की जो हीरोइंस हैं उनको भी मात दे दी हेमा मालिनी ने. नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. मे बी द फोटोग्राफी वॉज वेरी नाइस. हेमा जी, हम एक और ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपसे पूछेंगे आज के ज़माने की हीरोइंस के बारे में और मैं आपको बताऊंगा वो आपके बारे में क्या कहते हैं. आपकी अदालत में आज कटघरे में मौजूद है सुपरस्टार हेमा मालिनी. आपकी अदालत में अगला इल्जाम हेमा मालिनी पर. आपकी अदालत में सुपरस्टार हेमा मालिनी पर आरोप है कि ये आजकल अपनी ही बेटियों को कंपटीशन देती हैं. हेमा जी, मुझे तो फिल्म स्टार्स ने ये बताया कि जब वो ईशा को मिलते हैं आपकी बेटी को, सलमान खान जैसे स्टार ये कहते हैं आई एम इन लव विद योर मदर. वो ऐसे मस्ती करते हैं लोग. उसका हम सच मान के अगर हम बिलीव करेंगे तो इट्स वेरी स्टूपिडिटी ऑन माय पार्ट. मैंने सुना कि जॉन अब्राहम ने ईशा से कहा कि योर मदर इज द हॉटेस्ट स्टार. वो इसलिए कहा होगा क्योंकि बाबुल में काम कर रहे थे तो टू मेक हिमसेल्फ फील मोर कंफर्टेबल. आज के ज़माने की जो हीरोइंस हैं उनको आपसे थोड़ी बहुत जलन होती होगी कि काश वो आज की इस उम्र में भी आपकी जितनी सुंदर दिख सकती. सुंदरता जो भी है वो भगवान की देन है. उसको मेंटेन करना हमारा फ़र्ज़ है. मैं उन हीरोइंस के नाम तो नहीं बता सकता जो जब आपकी उम्र पे पहुंच गई और सब जानते हैं वो कैसी लगती हैं. तो अच्छा है ना, मैं एक एग्जाम्पल बन के रहूँगी. सो पीपल कैन फॉलो मी एंड देन
make themselves look good. किसने मुझे ये भी कहा कि आपकी इस सुंदरता का सबसे बड़ा राज ये है कि आपका मन भी उतना ही सुंदर है और आज भी आप उतनी रोमांटिक है जितनी 18 साल की उम्र में थी। रोमांटिक तो होना चाहिए। अगर रोमांस नहीं है लाइफ में तो मेरे ख्याल में कुछ भी नहीं है। That love has to be there. जिसने आपसे सबसे ज्यादा रोमांस किया धर्म जी, मैंने सुना कि आजकल भी वो आपके ऊपर कविताएं लिखते हैं। ये बहुत अच्छी बात है ना, कविताएं, उनकी कविताएं अभी और भी अच्छा बनते जा रहा है। आपने उनको शायर बना दिया। शायर बन गए। रोमांस करते करते शायर भी बन गए। आप उनके लिए क्या करती हैं? डांस परफॉर्मेंस? No, he has not seen my dance performance at all till today. वो बहुत पहले देखा था कि उनको लगा कि पता नहीं ये कौन है, तो अच्छा वो उठ के नहीं गए। आपकी तरफ से कैसे रेस्प्रोकेट करती हैं आप उनकी शायरी के जवाब में? आपकी तरफ से मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं भी एक शायर बन जाऊँ। तो उनसे कुछ लफ्ज़ वगैरह सीखते रहते हैं कि क्या क्या कहाँ पे यूज़ करना चाहिए। उसका एक आध उदाहरण हम सुन सकते हैं? नहीं, नेक्स्ट टाइम बताएंगे। जब आप तैयारी करके आएंगी। हाँ, अगली बार बताऊंगी। पहली बार आपकी मुलाकात हुई धर्मजीत से, जब आपको लगा कि हाँ यही है मेरी ज़िंदगी में आने वाला आदमी, तो आपको डर लगा था कि ऐसे आदमी से आपकी प्रेम हो रहा है जो जिसके बारे में ऑलरेडी बहुत तरह की चर्चाएं चलती हैं? तो जब मैं पहली बार मिली थी तो ये तो कभी नहीं सोचा था कि मैं इनके साथ ही मेरे जीवन साथी बनने वाले हैं। ये तो बिल्कुल नहीं सोचा था। ये तो बाद में कुछ सालों के बाद हो गया है। और जो हो गया उसके लिए आपके पिताजी काफ़ी नाराज़ थे। ये बहुत ही स्वाभाविक है क्योंकि वो शादीशुदा थे। चरस फिल्म की शूटिंग हो रही थी माल्टा में, और एक गाड़ी थी जिसमें पीछे की सीट पर 3 लोगों को बैठना था। ये सब कहानी आपको कहाँ से मिला? और आपके पिताजी कोशिश करते थे वो बीच में बैठे, आप दोनों के साथ साथ बैठे। तो आई थिंक बाकी जितने भी फादर्स हैं तो अपनी लड़कियों के साथ ऐसे बर्ताव करें। लेकिन ये भी सही है कि धर्म जी बहुत शरारती थे, किसी न किसी तरह से मौका निकाल लेते थे आपके साथ बैठने का। See, he was in love, so he will do anything. And it was very cute. The whole moment was very sweet. I only see it like that. It was lovely. कौन सी शरारत धर्म जी की ऐसी है उस जमाने की जो आपको आज तक याद है? वो तो बहुत सारे हैं, मैं क्या क्या बताऊं। लेकिन ये सही है कि जब धर्म जी से आपका अफेयर चल रहा था तो बहुत सारे लोग थे। किसने तो मुझे ये भी कहा कि जहां हिमा जी जाती थी पीछे पीछे एम्बुलेंस चला करती थी, किस किस का दिल टूटेगा और कौन कौन गिरेगा। ये देखिए, टॉप हीरोइन होने से उनके साथ सब ऐसे ही होता है। बहुत सारे चाहने वाले बन जाते हैं। वो स्क्रीन में देखकर उनको एक लगाव हो जाता है, एक प्यार हो जाता है, और उसे वो असल में सच मानने लगते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग आज भी हैं। आज जो जितने भी टॉप हीरोइंस हैं उनके पीछे कितने लोग दीवाने हुए हैं। लेकिन आज भी आपके दीवाने ज़्यादा लोग हैं बजाय उन हीरोइंस के। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी। व्हाई नॉट? दे शुड लाइक मी, दे शुड लव मी, व्हाई नॉट? लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपकी बेटी ईशा है उसको आपके साथ कंपेयर करने लगते हैं लोग कहते हैं इस बेटी को कंपटीशन मिल रहा है माँ की खूबसूरती से। नहीं, ऐसा नहीं है। माई डॉटर इज़ वेरी ब्यूटिफुल एंड वेरी हाईली टैलेंटेड शी इज़। ये ज़रूर उसको एक मुश्किल का सामना करना पड़ता है क्योंकि मैं एक फ़िल्म स्टार हूँ और अभी भी फिल्म में काम कर रही हूँ। इसकी वजह से जो भी पेरेंट्स सक्सेसफुल हैं वो बच्चों के लिए बहुत ही प्रॉब्लम रहता है। उनको उस कंपटीशन हम लोग बन जाते हैं अननेसेसरली, विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड। एंड पब्लिक जो है वो बहुत ज़्यादा कंपेयर करने लगते हैं, जो भी बिल्कुल गलत बात है। 40 साल लगा मुझे जो मैं आज हूँ
मुझे बनने के लिए। नहीं हिमा जी, हाँ जी। आपको सिर्फ 2 साल लगे थे। जॉनी मेरा नाम रिलीज होते ही आप सुपरस्टार बन गई थी। नहीं, बाकी लोगों को यहाँ तक पहुँचने में 40 साल लगेंगे, आपको नहीं। लेकिन ये सही है कि ईशा को उस तरह की सक्सेस नहीं मिली जैसी सक्सेस आपको मिली थी। कोई जल्दी हासिल करते हैं, कोई लोगों को टाइम लगता है, एंड उसको जितना जो टैलेंटेड है वैसा रोल्स अभी तक मिले नहीं। तो मैं चाहूँगी कि उसको अच्छा मिले, तो शी विल डू वेरी वेल। हम एक और ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद हम आपसे पूछेंगे आपकी सियासत पर, आपकी राजनीति पर, एक नया रोल जो आपने लिया है असली जिंदगी में, उसके बारे में सवाल पूछेंगे हेमा मालिनी से एक ब्रेक के बाद। आपकी अदालत में आज हम जनता की तरफ से सवाल पूछ रहे हैं, मुकदमा चला रहे हैं हेमा मालिनी पर। आपकी अदालत में अगला इल्जाम हेमा मालिनी पर। आपकी अदालत में सुपरस्टार हेमा मालिनी पर इल्जाम है कि ये पॉलिटिक्स में मिसफिट हैं। हेमा जी, आपके जैसे सीधे साधे लोग, आपके जैसे सिंपल लोग राजनीति में आए, उसकी क्या वजह हो सकती है? मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ अच्छा काम करूँ। जब यहाँ पर आ ही गए हैं तो आई मस्ट डू द बेस्ट। और हम सीधे साधे हैं तो ठीक है, वैसे ही काम भी वैसे ही होगा हमारा। और आप अकेली नहीं और आई? शायद जो सीधे साधे नहीं हैं वो हमारी वजह से सीधे साधे हो जाएं। या ये एक्सपेक्टेड नहीं है राजनीति में। पहले जब आप पब्लिक मीटिंग में भाषण देती थी तो 1-2 सेंटेंस बोल करके बैठ जाती थी, लेकिन अब तो आप पूरी स्पीच देती है, लाखों लोगों को भाषण दे सकती हैं। थैंक्स टू कैंपेनिंग। वहाँ से सीख लिया कितना बात करना है, कैसा कैसा बात करना है। बीजेपी ने आपसे इतना ज़्यादा कैंपेन कराया कि अब आपको आदत हो गई है। कैंपेन करते करते हम ऐसे कोने कोने हिंदुस्तान के सब जगह में जाना पड़ता है। बड़ा अच्छा लगता है लोगों से मिलकर। छोटे छोटे गांव में भी जाते हैं और उन लोगों की बातें सुनते हैं, उनसे हम कुछ कहते हैं तो ख़ास तौर पर बहुत सारे महिलाएं आती हैं और बड़ा प्यार से देखती हैं और जो भी हम बात करते हैं उसे सुनते हैं और सुनकर जो हमने कहा है कि इस पार्टी को वोट देना है वो शायद वो भी करते हैं। ये शायद लोगों को मालूम नहीं है कि धर्मजी एक्टर होने के साथ साथ राइटर भी हैं। राइटर भी हैं और पोइट्रीज भी लिखते हैं, शेर व शायरी करते हैं, इतना अच्छा लिखते हैं। आपके बारे में वो क्या कहते हैं ये मैं आपको बता सकता हूँ। महेश भट्ट जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं वो उनके साथ एक एयरक्राफ्ट में थे और महेश भट्ट ने मुझे बताया कि जब आपके बारे में बात की तो धर्मजी ने कहा कि जो कुछ मेरे लिए हेमा मालिनी ने किया है, जो कुछ हेमा ने मेरे लिए किया है, शायद दुनिया में कोई औरत किसी आदमी के लिए नहीं कर सकती। शी इज़ ग्रेट। So sweet. I'm so thankful to him for saying so. So lovely. लेकिन अगर आपसे मैं पूछूं आप उनके लिए क्या कहना चाहती हैं? आपको अलग बताएंगे। हेमा जी, अगर बागबान जैसी फिल्म आपको दोबारा करने के लिए मिले और उसमें एक तरफ अमित जी हो और दूसरी तरफ धर्म जी हो, तो आप किसको चूज करेंगी? पहले तो मैं बागबान वापस बनाएंगे तो करूँगी नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। अगर दूसरी कोई भी अच्छी सी कहानी मिलेगी, अगर धर्म जी को वो सूट हो, वैसे भी अभी भी बहुत हाल ही में एक प्रपोजल है उनके साथ काम करने का। लेकिन धर्म जी को इतना स्क्रिप्ट पसंद नहीं आया। अगर वो करेंगे तो मैं ज़रूर करूँगी उनके साथ और आप लोगों को देखने को भी मिलेगा। थैंक यू। 24 साल पहले आपने धर्म जी के साथ फिल्म की थी, तो इतना लंबा अरसा गुजरा, बीच बीच में ऑफर्स नहीं आए? लोगों ने कहा नहीं कि आप दोनों को लेकर के फिल्म बनाना चाहते हैं? नहीं, ऑफ़र शायद थी लेकिन हम लोग नहीं करते थे क्योंकि बड़ा अजीब सा लगता था काम करने का। अभी भी पता नहीं कैसा लगेगा। शोले दोबारा बने, रीमेक उसका बन रहा है। आपको अगर ऑफर होता तो कौन सा रोल करना चाहेंगी आप? वापस वही बसंती का? मौसी का रोल। हिमाजी, हमने जनता की तरफ से बहुत सारे सवाल आपसे पूछे और आपने बड़ी सफाई से बेबाकी उसके जवाब दिए। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद सुनेंगे आपकी अदालत में जनता के जज सोनल मानसिंह का फैसला। आपकी अदालत में हमने हेमा मालिनी से सफाई मांगी उनकी एरोगेंस पर,
हमने उनसे पूछा उनके फिल्म करियर के बारे में, हमने उनसे पूछा राजनीति में उनके मिसफिट होने के बारे में, और हमने उनसे साफ साफ पूछा धर्म जी के बारे में। और अब वक्त है आपकी अदालत में आज की जज सोनल मानसिंह के फैसले का। आप एक सशक्त, जागरूक, संवेदनशील, हाजिर जवाबी तथा कला रसिक महिला हैं और अष्टभुजा दुर्गा की तरह एक्टिंग, मदरिंग, पॉलिटिकिंग, प्रोड्यूसिंग फिल्म्स और काफ़ी कुछ आप कर रही हैं। सोशल एक्टिविज़म से बॉलीवुड की कम से कम 1-2 फिल्म प्रतिवर्ष आप ऐसे बनाएं जिसमें बड़ा संदेश हो और जो आप कह रही हैं वो सारी बातें उसमें आएँ। आपका सौंदर्य बोध समाज के कोने कोने में अनेक वर्षों तक फैलता रहे, लोगों को आप आनंद देती रहें, ये हमारा आज का फैसला है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू। इस उम्मीद के साथ और इस यकीन के साथ जैसे पिछले 40 वर्षों में हेमा मालिनी ने लोगों का दिल जीता, आने वाले दिनों में भी, आने वाले सालों में कई वर्षों तक वो लोगों के दिलों पर राज करती रहे, इसी तरह से लोगों का दिल जीतते रहे। हम आपसे विदा लेते हैं, अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।